Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your physics teacher MB Saleem, Senior Subject Specialist Physics, Divisional Public School and College Sahibal. I welcome you to the DPS digital classes. Let's start our today's lecture. आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं गॉसेस लॉ, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज स्फीयर, electric intensity due to an infinite sheet of charge. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम चंद एक बेसिक टर्म्स को रिवाइज करेंगे। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम indicates the degree to which the medium can resist the flow of electric charge. कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को किस हद तक रेजिस्ट करता है, ये उसकी परमिटिविटी कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिकल चार्जेस आसानी से पास कर सकते हैं, जबकि इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की मूवमेंट को आगे से रेजिस्ट करते हैं। लिहाजा हम कहेंगे कि इंसुलेटर्स की परमिटिविटी कंडक्टर्स के मुकाबले में ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट चार्ज और नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया। यूनिट चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाली फोर्स या यूनिट एरिया में से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती हैं। अगर यूनिट एरिया में से ज़्यादा लाइंस पास करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और अगर यूनिट एरिया में से कम लाइंस पास करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया is known as the electric flux. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक सर्टेन एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास कर रही हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फार्मूला फाई ई इज इक्वल टू है ई डॉट ए, या हम कह सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो किसी भी सरफेस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, नंबर 2, एरिया ऑफ द सरफेस, एंड नंबर 3, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस प्रेजेंट केस में आप देख सकते हैं कि एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री है। अब हम देखते हैं कि वेरियस केसेस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे निकाल सकते हैं। अगर
एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री के इक्वल हो, उस सूरत में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? ये रेड वाला एरो एरिया की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और ये लाइनें जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। इनके दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होगा ई ए कॉस 0, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा ई मल्टीप्लाइड बाय ए, और इस एरिया में से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया की डायरेक्शन के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा हो, तो उस सूरत में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया की डायरेक्शन में बनने वाला एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे? फाई ई विल बी इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि cos 90 0 के इक्वल होता है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 के इक्वल आएगा। इस डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि कोई भी लाइन इस एरिया में से पास नहीं कर रही है। कुछ लाइनें इसके ऊपर से पास हो रही हैं, तो कुछ लाइनें इसके नीचे से पास हो रही हैं, और इस एरिया में से कोई भी लाइन पास नहीं कर रही, लिहाजा इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। Formula to find the electric flux when a positive charge Q is placed at the center of a hollow sphere। इस सूरत में फाई ई किसके इक्वल होगा? चार्ज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज Q से क्या मुराद है? वो वाला चार्ज जो हमने होलो स्फीयर के सेंटर के ऊपर रखा, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस वन इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये वाला फार्मूला आप पहले सीख चुके हैं। अगर आप एक कंडक्टिंग स्फीयर को चार्जेस देते हैं, तो ये वाले चार्जेस जो हैं उसके सरफेस के ऊपर लाई करेंगे और उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, यानी चार्जेस जो हैं they always lies on the surface of a conducting sphere। इसके सेंटर में ही नहीं बल्कि इसके तमाम जगहों पे चार्ज 0 के इक्वल होगा। तो हमने क्या लर्न किया कि अगर आप एक कंडक्टिंग स्फीयर को चार्जेस देते हैं, तो ये वाले चार्जेस उसकी सरफेस के ऊपर लाई करेंगे और उसके अंदर चार्ज जो है वो 0 होगा। Surface charge density, charge per unit area is known as the surface charge density। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया। आइए सीखते हैं वाई सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। फर्स्ट करें, हमारे पास एक सर्टन एरिया ए है और इसको हमने पॉजिटिव चार्जेस दिए। फर्स्ट करें कि एरिया ए के ऊपर चार्जेस जो हैं वो क्यू के इक्वल हैं। अगर आप यूनिट एरिया के ऊपर
नंबर ऑफ चार्जेस को निकालना चाहें तो किसकी इक्वल होगा, Q बाई A। इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का नाम देते हैं, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू है चार्ज डिवाइड बाई एरिया। इस वाली इक्वेशन में से अगर आप चार्ज की वैल्यू को निकालना चाहें तो चार्ज इज इक्वल टू आएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। गॉसेस लॉ। अब हम गॉसेस लॉ की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, फ्लक्स टू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू है 1 over epsilon naught times total charge enclosed by the closed surface। फर्स्ट करें, हमारे पास एक आर्बिट्रेरी शेप की क्लोज सरफेस है और चार्जेस Q1, Q2, Q3 and so on up to Qn. These charges are randomly oriented in this arbitrary shaped closed surface। अब हमने बारी बारी तमाम चार्जेस की वजह से इस क्लोज सरफेस में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल लेंगे। इसके लिए हम कहेंगे कि चार्ज Q1 जो है, दिस वन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर। अब चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Φ1 इज इक्वल टू आएगा Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से अगर आप चार्ज Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना चाहें, वो किसकी इक्वल आएगा, चार्ज Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम चार्ज Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स टू द स्फीयर इनक्लोजिंग द चार्ज Q3 इज इक्वल टू Φ3 इज इक्वल टू है Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप तमाम चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे और आखिर में आप चार्ज Qn की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर enclosing the charge Qn is equal to phi n and phi n will be equal to Qn divided by epsilon naught। तो हमने तमाम के तमाम चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल लिया। अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना चाहें तो इसके लिए हम Φ1, Φ2, Φ3 and so on up to Φn को प्लस करेंगे। Now by putting the values of Φ1, Φ2, Φ3 and so on up to Φn, Phi is equal to है Q1 divided by epsilon naught plus Q2 divided by epsilon naught plus Q3 divided by epsilon naught and so on up to Qn divided by epsilon naught। आप देख सकते हैं कि इन तमाम की तमाम टर्म्स में एप्सिलॉन नॉट मौजूद है, लिहाजा इस वाली इक्वेशन में से हम एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं। नाउ Phi इज इक्वल टू 1 over epsilon naught ब्रैकेट चार्ज Q1 प्लस चार्ज Q2 प्लस चार्ज Q3 and so on up to charge Qn। This one is equal to the total charge enclosed by the closed surface, or Phi is equal to 1 over epsilon naught multiplied by the total charge enclosed by the closed surface। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं Phi is equal to है 1 over epsilon naught multiplied by the charge Q। यहाँ पे चार्ज Q से मुराद है total charge enclosed by the closed surface। Charge Q will be equal to Q1 plus charge Q2
plus charge Q3 and so on up to charge Qn. तो हमने गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया. According to this formula, flux passing through a closed surface is equal to a 1 over epsilon naught multiplied by the charge enclosed by the closed surface. It is the mathematical form of Gauss's law. Now we discuss about the various applications of Gauss's law. Number 1, intensity of field inside a hollow charge sphere. Number 2, electric intensity due to an infinite sheet of charge. Number 1, intensity of field inside a hollow charge sphere. इसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हैं कि हम साबित करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज स्फीयर हो तो इसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0 के इक्वल होगी. आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे. फर्स्ट करें, हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है. दिस वन इज ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस जो है वो r की इक्वल है और इसको हमने पॉजिटिव चार्जेस दिए. अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालना चाहते हैं. इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हम इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस को सपोज करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि यहाँ पर भी आप गॉसियस लॉ को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एक आप गॉसियन सरफेस को सपोज करेंगे. प्रेजेंट केस में हमारी गॉसियन सरफेस जो है वो भी एक स्फेरिकल शेप में है और वेरियस केसेस में गॉसियन सरफेस जो है उसकी शेप मुख्तलिफ हो सकती है. नाउ द रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू है r डैश. डायग्राम से आप देख सकते हैं कि r डैश जो है इसकी वैल्यू r के मुकाबले में कम है. अब हम कहेंगे कि इस स्फेरिकल बॉडी की जो सरफेस है इसको हम गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं. इस स्फेरिकल बॉडी की जो सरफेस है दिस वन इज नोन एज द गॉसियन सरफेस. अब हम सपोज करेंगे कि फर्ज करें इस गॉसियन सरफेस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई की इक्वल है और इसकी वैल्यू को हम निकालना चाहते हैं. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज की वैल्यू 0 है. तो गॉसियन सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे. अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई ई इज इक्वल टू है 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस. क्योंकि इनक्लोज सरफेस में चार्ज Q की वैल्यू 0 की इक्वल है, लिहाजा फाई ई इज इक्वल टू आएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0 या फाई ई की वैल्यू 0 की इक्वल होगी. डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए. यहाँ पे आप फाई की वैल्यू 0 की इक्वल लिखेंगे. Therefore we say that 0 is equal to है E dot A. इस इक्वेशन से हमें इस बात का पता चलता है कि या तो इस कंडक्टिंग स्फीयर का एरिया 0 है या E की वैल्यू 0 है. क्योंकि इस कंडक्टिंग स्फीयर का एरिया 0 नहीं हो सकता, लिहाजा हम कहेंगे
कि इसमें E की वैल्यू 0 है। तो हमने साबित कर दिया कि इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। दिस वन इज नोन एज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। Now, what are the various consequences of this first application? Any apparatus placed within a metallic enclosure is shielded from the external electric field. इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी ऑपरेटर्स को एक मेटालिक केसिंग के अंदर रख दें तो ये वाला ऑपरेटर्स बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड से महफूज रहेगा। वैसे तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन लगती है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे अगर आप एक गाड़ी में बैठे हों तो गाड़ी की बॉडी जो है वो मेटालिक होती है, यानी एक तरह से आप एक मेटालिक केसिंग के अंदर बैठे हुए हैं। अगर गाड़ी के ऊपर आसमानी बिजली गिरे तो आप इस के इलेक्ट्रिक फील्ड के असर से महफूज रहेंगे। आइए इसको हम इस वीडियो की हेल्प से सीखते हैं। ये वाला आदमी एक मेटालिक केसिंग के अंदर मौजूद है। ये बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी के असरार से महफूज रहेगा, क्योंकि बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटालिक केसिंग के अंदर 0 है। अब हम गॉसेस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हमने क्या लर्न करना है कि फर्ज करें कि हमारे पास ये इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज है जिसको हमने पॉजिटिव चार्जेस दिए, तो हम इस शीट ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालना चाहते हैं। आइए सीखते हैं कि इस शीट ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम कैसे निकालेंगे। सपोज वी हैव एन infinite sheet of charge on which positive charges are uniformly distributed, and we have to find the strength of the electric field of this sheet of charge. अगर आप इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को निकालना चाहें, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू आएगा चार्ज डिवाइड बाय एरिया, और सिग्मा इज इक्वल टू आएगा क्यू बाई ए। अगर आप इसी इक्वेशन में से चार्ज की वैल्यू निकालना चाहें तो चार्ज इज इक्वल टू आएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ए। नाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। फाई ई इज इक्वल टू 1 over एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अगर आप चार्ज Q की वैल्यू पुट करें देन फाई ई इज इक्वल टू आएगा 1 over एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा इंटू ए, बिकॉज चार्ज Q जो है वो सिग्मा इंटू ए के इक्वल है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको जहन में रखेंगे क्योंकि इस सेकेंड इक्वेशन को हमने बाद में भी इस्तेमाल करना है। अब इस शीट ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे, और इस वाले केस में हमारी गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर की शक्ल में है। हमने पॉइंट P और पॉइंट P डैश पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को निकालना है। अगर आप इस शीट ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की
डायरेक्शन की बात करें तो दैट विल बी अलोंग द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, क्योंकि इस शीट ऑफ चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, लिहाजा पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज शीट होगी, जिस तरह कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस में से या इस गॉसियन सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू है ई डॉट ए। ये वाली गॉसियन सरफेस या ये वाली सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो 3 डिफरेंट सरफेसेस पर मुश्तमिल है। नंबर 1 राइट एंड सरफेस, नंबर 2 लेफ्ट एंड सरफेस, एंड नंबर 3 ये कर्व सरफेस। अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करके इन तीनों के तीनों सरफेसेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we find the electric flux through the right hand surface। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड सरफेस के एरिया की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनों की डायरेक्शन में बनने वाला एंगल 0 डिग्री है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई 1 इज इक्वल टू आएगा ई ए कॉस 0, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, लिहाजा फाई 1 इज इक्वल टू आएगा ई मल्टीप्लाइड बाई ए। तो हमने इस राइट हैंड सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल लिया। अब हम इस लेफ्ट हैंड सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एरिया की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में बनने वाला एंगल 0 है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई 2 इज इक्वल टू आएगा ई ए कॉस 0, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, लिहाजा फाई 2 इज इक्वल टू आएगा ई मल्टीप्लाइड बाई ए। अब हमने लेफ्ट हैंड सरफेस में से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल लिया। नाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस कर्व सरफेस। ये वाली रेड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है और ये वाला एरो कर्व सरफेस के एरिया की डायरेक्शन को शो करता है। आप देख सकते हैं कि एरिया की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल है। कर्व सरफेस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई 3 इज इक्वल टू आएगा ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, लिहाजा फाई 3 इज इक्वल टू आएगा 0। तो हमने इन तीनों सरफेसेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल लिया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम फाई 1 फाई 2 और फाई 3 को प्लस करेंगे। टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अगर आप फाई 1 फाई 2 और फाई 3 की वैल्यूज को पुट करें, देन फाई ई इज इक्वल टू आएगा 2 ई ए। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। इससे पहले हमने सेकेंड इक्वेशन में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना सीखा। फाई ई इज इक्वल टू है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा इनटू ए। अगर आप इक्वेशन 2 और 4 को आपस में कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं, लिहाजा इनकी राइट हैंड साइड्स को भी आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी 2EA शुड बी इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट
मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा इंटू ए। इस वाली इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि एरिया ए जो है वो इक्वालिटी के दोनों साइडों पे मौजूद है, लिहाजा एरिया ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ई की वैल्यू इज इक्वल टू आएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, ई वेक्टर विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर। यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर जो है वो ई की डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये हमेशा नॉर्मल टू द शीट होगा, यानी शीट के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम द शीट होगी, लेकिन अगर शीट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं तो इस सूरत में ई की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? ई विल बी इक्वल टू माइनस साइन सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब जो आर यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द शीट नहीं होगी, बल्कि इसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द शीट होगी, क्योंकि शीट के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। This one is known as the second application of Gauss's law. अब हम सम अप करते हैं कि इस पूरे आर्टिकल में हमने क्या लर्न किया। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू Gauss's law, flux passing through a closed surface is equal to 1 over epsilon naught multiplied by the charge enclosed by the closed surface. Number 2, intensity of field inside a hollow charge sphere is equal to 0, यानी एक होलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0 की इक्वल होगी। एंड नंबर 3, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का टाइम खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।